बाद जो हमारी लिस्ट है उसके अगले जो मेहमान हैं, मोहतरम मुफ्ती हुजैफा समदिया की अदालत में हाजिर हो। मुफ्ती हुजैफा साहब समदिया की अदालत में हाजिर हो। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं आपको बताते चलो, हमारे सोसाइटी के अरकान भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सेक्रेटरी एडवोकेट खीप नियाज ममी, हमारे राबिया गर्ल्स स्कूल के चेयरमैन यूसुफ रमजान ममी सर और दीगर मेहमान भी यहाँ पर मौजूद है, उनका इस्तकबाल है। मुफ्ती साहब थैंक यू वेरी मच कि आप समदिया की अदालत में हाजिर हैं सर, आपका इस्तकबाल है। और चूंकि मुफ्ती साहब की जो शख्सियत है ये ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि कौम मिल्लत के लिए ना जाने कितनी बार आपको सर कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। मिल्लत के जो मामलात हैं जिसकी रहबरी आप कर रहे हैं, बहरहाल ये उसकी रिहर्सल का पहला कटघरा ये शायद मैं समझता हूँ आपके लिए। अब मैं सर आपसे एक छोटा सा सवाल है कि एक शेर है सर कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ इकरा से हुआ था। सर ये कौम जिसका आगाज़ इकरा से हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं सचर कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है कि ऐसे कितने लाखों की तादाद में मुसलमान हैं जो तालीम से दूर हैं सर। तो इस सिलसिले में आप मैनेजमेंट को, असातिज़ा को, समाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हैरत जो हो रही है कि तालीम और तरक्की में पीछे हमारी कौम क्यों है सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। समदिया स्कूल में आज की अदालत में तशरीफ़ लाए हुए सारे मेहमान, आपके मैनेजमेंट के मेंबरान, टीचर्स, बच्चों और बच्चियों, चूँकि ये डिबेट की कुर्सी है, कोई तफसीली बात करने का मौका नहीं है, मौजू बहुत अहम है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। दुनिया के दीगर मकामात पर मुसलमानों की तालीमी नाखवानदगी का परसेंट वो नहीं है जो हिंदुस्तान में है। बस ध्यान रहे आप, दुनिया के दीगर ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में, जहाँ बज़ाहिर मुसलमानों के लिए इस्लामी माहौल नहीं है, बज़ाहिर उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन वो तालीम में वहाँ पीछे नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के तालीम में पीछे होने की जो बहुत तल्ख हकीकत है, जिसको सुनना होगा, समझना होगा। रवीश सर, मैं आपसे ख़ास तौर पर कहूँगा, यहाँ जंग आज़ादी के मौके पर जो एहतजाजात हुए, आंदोलन हुए, कुर्बानियाँ दी गई, इन कुर्बानियों के बाद जब मुल्क आज़ाद हुआ तो जैसे कहते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो एक चिड़ पैदा हो जाती है, एक बगावत का मिजाज पैदा हो गया। आज़ाद तो कराया था हमारे अकाबिर ने, लेकिन मुर्गी पाला किसी ने, अंडा खाया किसी ने। बदकिस्मती से इस मुल्क को बांटा गया, जिसमें हमारे बुजुर्गों की मर्जी शामिल नहीं थी। मुखालफतों के बावजूद बंटवारा हम पर मुसल्लत किया गया अपने ज़ाती वफादात के लिए, और उसके बाद मुसलमानों का इस्तेहसाल शुरू हुआ। आपको छोटी सी मिसाल दूँ मैं, रिजर्वेशन में मजहब बुनियाद नहीं था, और आप भी कहते हैं, लेकिन सबसे पहला बिल जो पार्लियामेंट के अंदर लाया गया वो रिजर्वेशन से मुसलमानों को निकाला गया। तो आप एक तरफ कह रहे मजहब बुनियाद नहीं, इस्लाम की बुनियाद पर उनको बाहर कर रहे। नाइंसाफियों की शुरुआत हुई। इस वक्त जो हंगामा चल रहा है वक्फ का, 54 में ये एक्ट लाया गया, 95 में लाया गया, 13 में लाया गया। अब हमारे आबा व अजदाद की वक्फ की भी प्रॉपर्टियों को छीनने की कोशिश हो रही है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी बात लंबी हो, उसकी माजरत चाहूँगा। उसका रद्द अमल ये हुआ कि हमारी सियासत में सस्ती शोहरत हासिल करने वालों ने जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। पायदार किसी मसले के हल तक न जा करके बस कौम को उभारो, भड़काओ और अपना उल्लू सीधा करो, जो इधर 10 सालों से उधर से हो रहा है। इधर 14 के बाद से ये काम उस तरफ से अब शुरू हुआ है। उनकी कौम खुद तक आ गई। जज्बातियत मसले का हल नहीं है। मैं 1000 मरतबा सलाम पेश करूंगा सर सैयद की उस खिदमत को। उन्होंने कौम को एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी दी। उसके बाद जामिया मिलिया कायम हुआ, उधर उस्मानी यूनिवर्सिटी है, और अवाम में हमारे अकाबिर ने जो संजीदा सोच पेश की तो उधर से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उलमा असरी तालीम की मुखालफत करते हैं।
उलमा और असली इदारों के टीचरों में, उनके बच्चों में गैप बढ़ाया गया, जो आज तक बढ़ाया जा रहा है। मैं वजाहत कर दूं, जामिया मिल्लिया के फाउंडर हजरत शेखुल हिंद है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हजरत शेखुल हिंद, ये उसके फाउंडर है। हजरत शेखुल हिंद कौन थे? दारुल उलूम देवबंद के अव्वलीन तालिब इल्म, सदर मुदर्रिस, शेखुल हदीस और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की सबसे अव्वल सब के सबसे बड़े हीरो, रेशमी रुमाल तहरीक के फाउंडर बानी, जिसकी पादाश में उनको माल्टा की जेल में कैद किया गया था। मौजू बहुत तफसीली है, मैं माजरत चाहूँगा कभी आपके यहाँ इस मौजू पर कोई प्रोग्राम उसको आप बुलाइएगा। अब मैं आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूँ। चूँकि हमारे अंदर एक चिड़ पैदा हो गई, तो मिजाज ये बन गया कि हर चीज़ में आंदोलन करो। इस वक्त भी महाराष्ट्र आंदोलन से गुजर रहा है, जबकि हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। मैं आपको बतला दूं, 2 साल पहले एक गुस्ताख बदकिस्मत खातून निपोर शर्मा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। उसका एक हल तो ये था, मेमोरेंडम दे दिया गया, FIR दर्ज करा दिए गए, ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत के जिम्मेदारों से मुलाकात कर ली गई। लेकिन दूसरा रास्ता लोगों ने क्या अपनाया? जुमा की नमाज के बाद जुलूस निकालो। उसका नुकसान क्या हुआ? सहारनपुर में, इलाहाबाद में, कानपुर में, मुख्तलिफ मकामात पर उस जुलूस का टकराव पुलिस से हुआ और केसेस हुए, आज तक अंदर है। जज्बातियत से कौम को निकालना होगा और थोड़ा सा एक कदम पीछे लौटिए। एक गलतफहमी का इजाला कर दूँ, आप जो शेर पढ़ा, हो सकता है शेर में वज़न शेरी की बुनियाद पर, अल्फाज की तंगी की बुनियाद पर सिर्फ इकरा कहा गया है। इस मजहब का, हमारे इस्लाम की वही का पहला जुमला इकरा नहीं है, इकरा बिस्मि रब्बिक है। सिर्फ इकरा नहीं है, इकरा बिस्मि रब्बिक है। जो तालीम मजहब को फरामोश करके की जाएगी, वो इंसान को इंसान नहीं बनाएगा, खूंखार दरिंदा बनाएगा। इसी को एक बार लिखा है, जुदा होगी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। किसी भी निज़ाम को रास्ते पर रखने की लगाम देने का काम मजहब करता है। तो इस कौम को तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। हम लोग भी करते हैं। मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। हमारी तंजीम जहाँ फसादात में, सैलाब में, नुकसानात में काम करती है, तालीमी मैदान में भी काम करती है। अभी 4 दिन पहले मैं मेरठ गया हुआ था। मेरठ शहर से लगकर सटला एक जगह है, वहाँ पर हजरत शेखुल हिंद के नाम पर एक कॉलेज कायम किया गया है, लेडीज़ कॉलेज, जिसमें मैं गया हुआ था। मौलाना मुहिबुल्लाह नकवी MP आए हुए थे, मौलाना सुफियान साहब आए हुए थे। मैं एक रात इधर से ख़राब करके, एक रात उधर से ख़राब करके सफ़र कर क्यों गया हुआ था? बच्चियों की तालीम के लिए कॉलेज कायम हो रहा है। जब बच्चियाँ तालीम याफ्ता होंगी तो हमारे समाज के बहुत से मसाइल हल होंगे। देखिए मुफ्ती साहब, चूँकि वक्त नहीं है, लेकिन आपकी बातों से बहुत सी बातें हमारे सामाईन के पास आ सकती है। जैसे कि आपने कहा कि आज़ादी के वक्त मुसलमानों का ये तरीक़ाकार नहीं था कि पार्टीशन हो, लेकिन उसके बावजूद बहुत से उलमा ने पार्टीशन को किया और बहुत से लोगों ने रोका। दूसरा भी आपने अभी कहा कि जैसे जो जद्दोजहद है या जो एहतजाज का जो तरीका है, ये मुसलमानों का सही नहीं, तो आपकी नज़र में फिर क्या एहतजाज का तरीका होना चाहिए? सुनिए, इस सवाल को आप मुस्बत अंदाज से सोचिए। हम इस मुल्क में माइनॉरिटीज़, अक़लियत है। किसी भी मुल्क में सारे हुकूक अक्सरियत को होते हैं, वोट पावर उनके पास है, ओहदों पर वो है, आप समझ सकते हैं। हम अक़लियत हैं। अक़लियत वाले, उनके लिए बेहतरीन तरीका होता है सर झुकाकर बैकफुट पर आकर पढ़ो। सर झुकाकर अपने को बैकफुट पर रख के पढ़ो। और मिसाल समझिए, 92-93 में मुंबई के अंदर फसाद हुआ, 1 माह तक फसाद चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि शायद अब यहाँ हमारा आपका जीना मुहाल हो जाएगा। चेहरे पर दाढ़ी और टोपी और नकाब पोश खवातीन के लिए लोकल में चलना मुश्किल था। हालात आपके सामने। उस वक्त जब बोर्ड का नतीजा आता है तो टॉप कौन करता है? तनवीर मनियार। अगले साल बिलाल शेख, उसके तीसरे साल हमारे भिवंडी की खालदा हिफ्जुर रहमान, अंसारी जर्री, नसरीन। क्या हुआ? उन बच्चों की आंखों में अंधेरा था। उन्होंने तय किया कि हमारे पास मुश्किल का हल सिर्फ और सिर्फ एक है, तालीम, तालीम। लेकिन रात गई और बात गई, कौम फिर ओढ़ कर सो गई। हम वहीं के वहीं लौट कर आ गए। आज भी वो रास्ते खुले हुए, किसी ने आपको रोका नहीं है। आप कामयाबी के साथ मकाम पैदा कीजिए। APJ अब्दुल कलाम, एक केवट घराने में पैदा होने वाला बच्चा, जिसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना के नहीं बना, मिसाइल मैन बना के नहीं बना। हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने चमाल पैदा, कमी नहीं कजदा की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। किसने आपको रोका है? अकलियत।
Thank मैं you, अपनी sir. कौम से कहना चाहूंगा, इस मुल्क में हमारे लिए वाहिद रास्ता है, बैक फुट पर आइए, पढ़िए। एहतजाज करने वाले बहुत से पढ़े हुए हैं, करते रहेंगे। इकबाल ने कहा था किसी मौके पे कि कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, कि कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या जाने दो रफ़त के इमाम। तो ऐसे बहुत से मामला ऐसे हैं जो इमाम भी इतने समझदार नहीं हो पाते और ये मसले मसाइल बढ़ते जाते हैं। मुफ्ती साहब, हमारा आपसे अगला सवाल है कि अक्सर ये माना जाता है, खासकर उलमा की तरफ से, ये समाज ये मानता है कि जो दीन की तालीम है, अभी आपने बहुत से लोगों की मिसाल दी जो असली तालीम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने टॉप किया, लेकिन बहुत से ऐसे जो मदरसे से भी जुड़े हुए हैं। एक सवाल है आपसे कि जो दीन की तालीम के ताल्लुक से माना जाता है कि सिर्फ मदरसों में ही मुकम्मल दी जाती है, तो आपके तरीके से, आपके जवाबात में बात आनी चाहिए कि हमारे असातिज़ा को आप क्या पैगाम देंगे कि स्कूल में भी उसी तरीके से दीन की तालीम दी जा सके। ये सवाल दो रुखी है। आपके इदारों में जो मदरसे नहीं कहलाते, यहाँ दीन की तालीम बक़द्र ज़रूरत देनी चाहिए, इसलिए कि मरना सबको है, कब्र में सबको जाना है। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, रोज़ा सब पर फ़र्ज़ है, दीन सीखना सब पर फ़र्ज़ है। इतनी तालीम जिससे फ़राइज़ वाजिबात पर अमल कर सके, हराम व नाजायज़ से बच सके, अपने दीन की हिफाजत कर सके, हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम। लेकिन ये सवाल का आधा हिस्सा हुआ। उधर आइए, मदरसों में असली तालीम या मदरसे के मैनेजमेंट के लोग स्कूल को अपने अंदर एडजस्ट करें, ये भी होना चाहिए। तशरीफ़ लाए हमारे मदरसा सिराजुल में कैंपस के अंदर 2 एकड़ पर वो निज़ाम चल रहा है। हम खुद इदारे के अंदर में मदनी हाई स्कूल चला रहे हैं। बच्चों का यूनिफॉर्म कुर्ता पजामा टोपी और बच्चियों का यूनिफॉर्म शलवार जम्पर दुपट्टा। बच्चों के आने के वक्त सुबह से लेकर 12:30 बजे तक, बच्चियों के आने के वक्त 1 से लेकर के 5:30-6 बजे तक। इनका गेट अलग, उनका गेट अलग। हम इख्तिलाफ से इख्तिलाफ करते हैं, तालीम से हमारा कभी इख्तिलाफ नहीं रहा। थैंक यू वेरी मच। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि मदरसों के जो बच्चों का यूनिफॉर्म है अलग है, लेकिन मैं एक सवाल इसमें वो मेरे जहन में आया कि हम जो दुनिया के सिनेरियो पे नज़र डालते हैं, तो वहाँ पे जो दीन फैला रहे हैं ना मुफ्ती साहब, वो कुर्ते पैजामे वाले कम है, कोट वाले ज़्यादा हैं। असल मसला ये है, लिबास कोई बुनियाद नहीं है। थैंक यू वेरी मच। फहमी का इजारा कर दूं मैं आपको, लिबास कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहाँ के दीनदार लोगों को कोई लिबास होता है जी। बस। जैसे समाज में उचक्कापन और मुहज्जब ये कौन तय करेगा? उस समाज के मुहज्जब लोग क्या पहनते हैं, क्या करते हैं? रात में बैठकर औरतों को और ढाबों को आबाद करते हैं या बाल बच्चों में रहते हैं, वो समाज तय करता है। हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान में जो तालीम याफ्ता दीनदार लोग हैं, उनका तौर तरीका जो है वो अपनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने समझिया की इल्मी बहस की अदालत में मुफ्ती हुज़ैफा कासमी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत मुफीद जवाब दिए। इंशाअल्लाह हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। और मैं बताता चलूँ कि मैं मुफ्ती साहब हम साथ में सिराजुल उलूम में पढ़ा चुके हैं और अक्सर हम साथ में रहते हैं। बहुत इल्मी बहस हम पे होती रहती है और मुफ्ती साहब मुझको कहीं ना कहीं से कायल कर ही लेते हैं। मैं जाते हुए एक वजाहत कर दूँ। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले रईस हाई स्कूल में उसके जो बसेरा हाल है, उसमें मुझसे टाइम मांग करके मुल्क की आज़ादी में हमारे बुज़ुर्गों की खिदमत पर प्रोग्राम रखा गया था। इत्तेफाक से जिस संडे को प्रोग्राम था, उसी शनिचर को मेरी मरहूमा अहलिया का वाल बदली का ऑपरेशन था। रात 3 बजे तक ऑपरेशन चला था और मैं 10 बजे आपके प्रोग्राम में, रईस के प्रोग्राम में शामिल था। क्यों? मैंने आपको टाइम दिया था, आज भी मैंने आपको टाइम दिया है। सुनिए बात। हाँ जी, मैंने आज भी टाइम दिया है। मेरी अहलिया के नाखून का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, मुझे उनको लेकर भी डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि फासले खत्म हो और हमारे आपके रिश्ते मजबूत हो। मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा, आइंदा कभी तफसीली बात करने का मौका हो, आप मुझे दावत दें, मैं इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब का जवाब है फौजिया मिस, मैं चाहूँगा इनके जवाब पे आप ध्यान दें। इनकी अहलिया का ऑपरेशन था, फिर भी ये स्कूल में थे, मुझको लेट होता बोले क्या है स्कूल। बहरहाल थैंक यू वेरी मच मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब उसके बाद हमारे समझिया के इल्मी बहस मुबाहिसे में अगला जो नाम है वो है मोहतरमा रुखसाना कुरैशी, समझिया की अदालत में हाजिर हो। प्लीज, आप समझिया की अदालत में हाजिर हो चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, आप यहाँ पर अपना वक्त निकाल कर आई। समझिया की जो अदालत है
चूंकि रुखसाना कुरैशी को हम सब जानते हैं, जब से ये स्कूल कायम हुआ, जब से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, 93 से मैं यहाँ पर टीचर हूँ और जब से मैं मैडम को समदिया में आता जाता देख रहा हूँ। और हमारे जज साहब ने मुफ्ती साहब को बाइज्जत बरी किया हुआ है। बहरहाल हमारे जो ओरिजिनल जज जो है अभी आ रहे हैं, हामिद इकबाल सिद्दीकी, ये भिवंडी का दुर्भाग्य समझ लीजिए मैडम। वो रास्ता जो टूटा हुआ है ना, वहाँ पर अभी तक उनकी कार फंसी हुई है, वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, कंटिन्यू कुतुबुद्दीन शाहिद के रास्ते में है वो। तो ये शहर है हमारा भिवंडी। बहरहाल अब चूंकि रुखसाना कुरैशी एक अच्छी सोशल वर्कर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं जुल्म नाइंसाफी होती है वहाँ पर आप मौजूद आती हैं इंसाफ दिलाने की गरज से। मैडम आपसे मेरा समदिया की अदालत में पहला सवाल है कि ज़्यादातर जो सोशल वर्कर्स हैं, क्योंकि आप भी सोशल वर्कर हो, आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर सोशल वर्कर ना किसी सियासी रहनुमा के अंडर में है। ये उसका सोशल वर्कर है, ये उसका सोशल वर्कर है, ये उसका सोशल वर्कर है। तो ऐसे में ज़्यादातर जो सियासी सरगर्मी में मुब्तला रहते हैं वो सोशल वर्कर हैं जो मोहल्ले में बटे हुए हैं। तो क्या इन तरीके के सोशल वर्करों का दूसरा काम नहीं है कि तालीम की तरफ भी तवज्जो दें? अगर कोई सियासी आदमी है, अगर उसने खाली अंगड़ाई भी ली तो सोशल वर्कर उसके लिए सब दुर्लाए अमल तैयार कर देते हैं, लेकिन सोशल वर्कर तालीम के जुमरे में उतना काम नहीं करते हैं। तो आप क्या काम कर सकती हैं और क्या करना चाहिए असातिज़ा को और मोहल्ले के सोशल वर्कर्स को? जी अस्सलाम वालेकुम और हैप्पी टीचर्स डे टीचर्सों के लिए भी, स्टाफ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सर ने जो मुझे सवाल किया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लीडरों के पीछे और कुछ चमचागिरी करने वाले लोग हैं जो ऐसा करते हैं। मैं आपके सवाल का ये जवाब देना चाहती हूँ कि वो जो नेता है जिनके पीछे जो लोग चलते हैं और जो जाकर अपने मोहल्ले को संभालते हैं या कुछ भी, वो वैसे लीडर नहीं होते। वो लीडर नहीं होते, वो शहर को खराब करने वाले होते हैं। वैसे लीडरों से हमको बचना है। हमको उस लीडर का साथ देना चाहिए जिनको हम अच्छे से परखते हैं, अच्छे से देखते हैं और अच्छे से उनको आजमाए हुए होते हैं। हमको ऐसे लीडरों का साथ नहीं देना चाहिए जिनके पीछे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आज देख रहे हो नशा कर रहे बच्चे बर्बाद हो रहे, ढाबों पर जा रहे, बच्चे लड़ाई झगड़े कर रहे, कितने पुलिस कितनी कंप्लेंट्स बच्चों के ऊपर हो रहे। उन माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, वैसे लीडर के पास जो हमारे बच्चे जाते हैं उनको रोकना चाहिए। लीडर होना चाहिए जो शहर की तकलीफ देखे, लीडर वो होना चाहिए जो रास्तों को देखे, लीडर वो होना चाहिए जो शहर में बिजली दे, पानी दे, कचरा साफ करे और माहौल खराब ना होने दे, हमारे शहर में अमन हो, शांति हो, ऐसा लीडर होना चाहिए। मैडम सवाल क्या है कि वो सोशल वर्कर तालीम के मैदान में क्या काम करें? वहाँ पर भी आ रही हूँ मैं। जब वो सोशल वर्कर हो या वो नेता हो, अगर वही अनपढ़ होगा तो तालीम की तरफ ध्यान कैसे देगा? एक पढ़ा लिखा अगर लीडर हो तो उसको उसकी सलाहियत होगी, उसको उसका मैनर्स होगा कि वो अपने साथ में रखने वाले बच्चों को पढ़ने के बारे में सिखाएगा, अच्छी बातें सिखाएगा, ध्यान देगा, अजान होगी तो नमाज पढ़ने की बात कहेगा। मगर वो ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम अंगूठा छाप नेता के पीछे चलेंगे तो फिर हमारा मुस्तकबिल तो अंधेरे में ही रहेगा ना। एक्सक्यूज मी मैडम, जो हमारे पीएम है आपको पता है कितना पढ़े वो? जी आपके पीए अलग है, आप खुद प्रिंसिपल हो। पीएम प्राइम मिनिस्टर। अरे वो इसीलिए तो मैंने बोला अनपढ़ के पीछे हम चल रहे, इसीलिए तो आज हमारा देश बर्बाद है ना। हमारा देश देखो रिक्शा चलाने वाले को सीएम बना देता है, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देता है। तो ये चीज हमको नहीं करना है। अगर हम यही करेंगे ना तो आज हमारा भिवंडी भी बर्बाद हो जाएगा। आपका जैसे सवाल था कि हमारे जो देश के लोग हैं चाय बनाने को पीएम बनाते, रिक्शा चलाने को सीएम बनाते हैं, तो ये जो सोशल वर्कर है यही तो वोट निकालने के लिए दौड़ते हैं, तो ये तालीम के मैदान में क्यों नहीं आगे आते हैं? तो ऐसे सोशल वर्करों से हमको बचना है ना। आज मैं पंचगनी से ग्रेजुएट हूँ, मगर मुझे यहाँ पर भिवंडी में 1984 में जब राइट्स हुआ था, जब राजीव जी आए थे भिवंडी में। फिर आप इंग्लिश में बोले जरा सा। नो आई कैन नॉट, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि बच्चे अच्छे से समझे जो मैं बताना चाह रही हूँ। हमारी बुनियाद भिवंडी में इंग्लिश की नहीं है।
प्लीज आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश बट आई डोंट वांट टू। जो मैं इंग्लिश में बोलने का मेरा सवाल था कि आप जो बोल रही हैं कि आप ग्रेजुएट हमारे बच्चे समझ जाएं। नहीं आई अंडरस्टैंड बट सर मुझे प्लीज, मैं चाह रही हूँ कि मैं बच्चों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। आई एम नॉट क्रॉसिंग यू सर। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, जिस वक्त 84 में राजीव जी गांधी जब भिवंडी आए थे, फसाद हुआ था हमारे शहर में, 1984 से आज 2004 चल रहा है। मुझे इतने साल हो गए सोशल वर्क करते करते, मगर लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। एक अच्छे सोशल वर्क की कदर ही नहीं है भिवंडी में। टॉप 10 पकड़ के चलते हैं, अपने रिश्तेदारों को पकड़ के चलते हैं, अपने करीबी को पकड़ के चलते हैं। हाँ, तो उस तरीके का जो काम होता है ना, उसकी वजह से हमारे शहर का विकास कभी हुआ नहीं है और ना ही आगे होएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए अभी यहाँ पर हमारे यूसुफ रमजान मौजूद हैं, बहुत पुराने हैं, जितने कांग्रेसी सबको पहचानते हैं। बोबड़े सर बैठे हैं, इन्होंने बहुत से लोगों के साथ, पुराने कांग्रेसियों के साथ मिलकर काम किया हुआ है। तो वैसे सरकारें आती जाती, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। बहरहाल हमारा अगला सवाल आपसे कि स्कूल में बदनज़मी फैलती है, छोटे बच्चों पे जुल्म हो रहा है, जैसा कि अभी आपने देखा। तो ये जो छोटे बच्चों पे जुल्म हो रहा है या बच्चों के साथ नाज़ेबा गलत हरकतें हो रही है, ऐसे में असातिज़ा और प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ने क्या रोल अदा करना चाहिए? सर आप जो है ना बहुत हाई उर्दू बोल रहे हो और वो मेरे सर पर से जा रहे हैं। जो टीचर्स है ना, उनका क्या रोल रहना चाहिए जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है? वो ना वो शिंदे नाम का एक शख्स था, उसने जो किया। तो सर आपने देखा होगा कि मैंने प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। आपके स्कूल के बच्चों ने भी ताउन किया, आपके पूरे स्टाफ ने भी मदद की और काफ़ी स्कूलों ने प्रोटेस्ट में साथ दिया। हुदा स्कूल थी, मोनमा स्कूल थी, अल उम्मत स्कूल के बच्चे, सिद्धिविनायक के बच्चे, सारे 2000-2500 बच्चे रोड पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। आज बच्चों को मजबूर होकर रोड पर उतरना पड़ा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं। देखो शांति नगर में एक लक्ष्मी नाम की 9 साल की लड़की, छोटी सी लड़की, जिसके साथ में जुल्म हुआ और इतना खतरनाक जुल्म हुआ कि मैंने उस बच्ची के माँ बाप को जाकर महसूस किया, उनसे बातें की। वो बच्ची की मतलब हत्या करने के बाद में मुझे लगता है उस बच्ची का रेप किया गया, उसकी गर्दन पे ब्लेड से पूरा काट दिया गया था। उस बच्ची की हालत इतनी खराब थी कि मैं समझती हूँ कि वो बच्ची जानवर, मतलब वो जो इंसान था वो जानवर था और वो बच्ची के साथ में उसको लहू लान कर दिया था और वो बच्ची मर गई। फिर मैंने उनके माँ बाप की पूरा दुख मैंने सुना। आपने बदलापुर देखा होगा, आपने कोलकाता का सुना, उस डॉक्टर के साथ में वो पूरी मतलब अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया उसने, 3 महीने में वो एमडी बनने वाली थी। मैनेजमेंट ने क्या रोल करना चाहिए? मैनेजमेंट का रोल ये होना चाहिए, देखिए आपके स्कूल के पूरे कंपाउंड में चारों तरफ कैमरे होना चाहिए। आपका टीचर अगर किसी बच्ची के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो उस पर शक करना चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। आपका प्यून हो या आपका कोई भी स्टाफ हो, वो कोई लड़की के साथ में, आजकल लड़कियां ही नहीं लड़कों के साथ में भी जुल्म हो जाता है, तो किसी भी बच्चे के साथ ज़्यादा रिलेशन अगर किसी का है तो उसके ऊपर हमको फौरन नज़र रखकर उसके ऊपर शक करना चाहिए और उसको पकड़ना चाहिए। कोई लड़की अगर क्लास में बहुत नर्वस रहती है, बहुत परेशान रहती है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, हमेशा डिस्टर्ब माइंड रहती है, उस बच्ची की हमको काउंसलिंग करना चाहिए, उसको हमको पूछना चाहिए कि क्या परेशानी है, क्यों। और वो बच्ची जो रहती है ना, जो परेशान रहती है, वो सबसे हाईएस्ट मार्क वाली बच्ची रहती है क्लास में, मगर वो किसी तरीके की शिकार होती है तो हमको उसके दर्द को समझना चाहिए। आज ऐसा हो गया है कि किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते। घर के लोग, पड़ोसी, रिक्शा वाला, कैंटीन वाला, हर जगह जहां जाओगे देखो डॉक्टर्स भी। मेरा खुद का एक हॉस्पिटल है, मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं लूंगी, मगर वो डेंटिस्ट था, उसने अपने पेशेंट के साथ हरकत की है, हमने डॉक्टर उसको हमारे मैनेजमेंट से निकाल दिया उसको। तो आज कोई पेशा ऐसा बचा नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, आप लोग और मेरे स्टाफ ध्यान रखो, हम लोगों को जो है ना ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए। चाइनीज आइटम में सब कुछ मिलावट है। आप लोग ये समझ लो कोरोना आया उसने बहुत कुछ लेकर आया। आपने कभी भी देखा होगा, मेरी गवर्नमेंट कांग्रेस है इसलिए मैं नहीं बोलूंगी, मेरी पार्टी कांग्रेस है इसलिए मैं नहीं बोलूंगी, मगर कांग्रेस पार्टी का जब भी कोई भी इतना बड़ा पोलियो की बीमारी थी, उस पर कभी सोनिया गांधी ने, इंदिरा गांधी ने या राजीव गांधी ने अपना फोटो नहीं छापा था, मगर वैक्सीन जब आई तो प्रधानमंत्री ने अपना फोटो उस पर दिया और अपने सर्टिफिकेट पर भी अपना फोटो दिया। तो प्रधानमंत्री का क्या संबंध होता है इसमें? रिजल्ट आने के बाद उन्होंने फोटो हटा दिया वैक्सीन का, नहीं तो फिर राशन पे लगा दिया।
तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ, प्रिकॉशन हमको हमारा खुद लेना चाहिए, हमको खुद एक्शन लेना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, भले वो हमारे घर का मेंबर क्यों नहीं हो, हमारा मामू हो, चाचा हो, भाई हो, कोई भी हो, बहनों ही हो, कोई भी अगर हमारे साथ जुल्म करता है, हमको पहले आवाज उठा लेना चाहिए, हमको डरना नहीं चाहिए, दबना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैडम, आप एज ए सोशल वर्कर हम लोगों की नज़र में एक बेहतरीन लीडर उभर के इंशाल्लाह आप जरूर आएंगी। आज आप समझिए की अदालत में। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम डॉक्टर अनीस समदिया की अदालत में हाजिर हो। समझिए की अदालत में जो हाजिर हो रहे हमारे डॉक्टर अनीस, चूंकि हमारी जो कैटेगरीज थी उसमें मैनेजमेंट के 2 लोगों को हमने इनवाइट किया हुआ था, एक डॉक्टर रेहान हवाई और दूसरे डॉक्टर अनीस। सर प्लीज आप बैठ सकते हैं। सर मैं सवाल पूछूं। देखिए डॉक्टर अनीस जो है ये भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के ट्रेजरर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शहर भिवंडी में एक नामवर नाम है। हमारे पूरे कैंपस के तमाम असातिज़ा को साथ लेकर चलते हैं, प्रिंसिपल्स की मीटिंग वगैरह लेते हैं और खीप भाई के साथ हमेशा मशवरे करके आप वो सब काम सर अंजाम देते हैं जो बेहतरीन स्कूल में होना चाहिए। और एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह समदिया स्कूल भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी का ये अदारा ऐसा है कि जहाँ पर आज तक किसी भी टीचर से पैसा लेकर उसको नहीं लगाया गया, ये एक खुशी की बात है। तो सर आपसे ऐसे मैनेजमेंट हमारा एक सवाल है कि आजकल इंतजामिया किसी भी तरीके से असातिज़ा को अपॉइंट करता है बेगर लियाकत देखकर, उनकी एबिलिटी क्या है, उनके अंदर क्या टीचिंग की वो बातें हैं या नहीं है, ऐसे में बच्चों का बहुत ज़बरदस्त नुकसान होता है। तो बहैसियत मैनेजमेंट आपने क्या रोल अदा करना चाहिए या आप मैनेजमेंट के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे शहर को? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा इजाज़त है, देखिए मैं जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। थैंक यू। जोरदार तालियां बच्चे। देखिए ये भिवंडी एक ऐसा शहर है, मैं समझता हूँ कोई भी इंतज़ामिया, कोई भी मैनेजमेंट किसी भी टीचर से एक भी पैसा नहीं लेता उसकी अप्रूवल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को इससे फख्र है। नाअहल टीचर्स की, देखिए टीचर्स को नाअहल कहना मैं समझता हूँ ये अच्छा अल्फाज नहीं है, अच्छा लफ्ज़ नहीं है नाअहल कहना। टीचर लापरवाह हो सकता है, टीचर अपने फ़राइज़ से जी चुरा सकता है, सुस्त हो सकता है, मगर नाअहल नहीं हो सकता। सोचिए जो स्टूडेंट या जो टीचर बहुत मेहनत से 10वीं पास करता है अच्छे मार्क्स से, 11-12 पास करता है, ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद टीटी या फिर बीएड है ना वो करता है, मैं नहीं समझता कि वो नाअहल होगा। और फिर साजिद सर जिनको आप लोग सिखा रहे वो भी तो कल टीचर बनेंगे, क्या वो लोग नाअहल होंगे? सर जरूरी नहीं कि हर बच्चा टीचर बने। बिल्कुल, जो टीचर बने वो नाअहल नहीं हो सकता। मेरी अपनी सोच है, स्कूल में पिछले 25 सालों से मैं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टीचर्स जब रिटायर होते हैं ना तो हम लोग को रोना आता है। ख़ास तौर पर पिछले दिनों बिलाल नासिर साहब हुए, मेरे उस्ताद बिलाल सर हुए, मलिक सर हुए और इकबाल दर्जी साहब हुए। हम लोग को रोना आया कि ऐसे टीचर्स हमारे साथ ज़िंदगी भर रहते तो शायद अच्छा हो। बहरहाल इस निज़ाम, ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं है जिस पर कुछ इक़दाम किया जाए, लेकिन अगर हम लोग कहीं गलत, देखिए हम लोग खादिम हैं, हम लोग यह हुकूमत करने नहीं आए। इंतज़ामिया आप पे कोई चीज़ ज़बरदस्ती लाजिम नहीं करता, लेकिन अगर हम लोग में कहीं कोताही अगर आप लोग समझते हैं कहीं है तो आप बेफिक्र होकर सोसाइटी के ऑफिस में आके हम लोग को बोल सकते हैं। ऐसे मैसेजेस मुझको आते रहते हैं, आज भी आए, इंशाअल्लाह उस पर हम लोग ज़रूर कुछ कदम उठाएंगे। सर ये जो सवाल है ना ये अपनी सोसाइटी के लिए नहीं है, एक जनरल सवाल है ये, क्योंकि शहर में ऐसी गली गली चौराहे पर स्कूलें खुल रही हैं, जो लड़कियां ऐसी जो कुछ नहीं है तो वो पहुंचती हैं वहाँ पर, उनसे पैसे का डिमांड किया जाता है और उनको रख दिया जाता है। तो ये शहर के ऐसे जो स्कूल है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारी नज़र में टेक्निकल स्कूल है, टेक्निकल हाई स्कूल है, शाद आदम, रईस हाई स्कूल है, समदिया हाई स्कूल है, ये पुराने इदारे हैं। इनके बारे में हम लोग कह सकते हैं, नए इदारों के अभी तक मैं नाम भी नहीं जानता हूँ बहुत से इदारों के, इसके बारे में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। लेकिन ये जो 2, 3, 4, 5 इदारे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाक और साफ है। थैंक यू वेरी मच सर।
आप का जो जवाब था अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीका होना चाहिए। डॉक्टर अली सर, एक सवाल और है। अक्सर देखा जाता है, ये भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी की रिप्रेजेंट आप नहीं कर रहे, आप पूरे शहर को कर रहे हैं एज अ मैनेजमेंट। ये कहा जाता है कि असातिज़ा की पेमेंट बहुत अच्छी है। तो जब असातिज़ा की पेमेंट बहुत अच्छी है तो स्कूल के काम और असातिज़ा की तनख्वाह को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे पता था ये सवाल मुझसे पूछा जाएगा। इंतज़ामिया कितना भी कुछ कर ले, आपसे भी मुखातिब हूँ कि इंतज़ामिया कितना भी कुछ कर ले, उसको कठघरे में खड़ा होना ही होना है। और हम लोग इससे भागते नहीं, हम लोग तो इससे सबक लेकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आज सोचिए कि साजिद सर, तनख्वाह टीचर्स का कोई मोल नहीं। जो शख्स तालीम देता है, तरबियत देता है, क्या उसका कोई मोल हो सकता है? मैं तो अपने टीचर्स को याद करके, ख़ास तौर पे बिलाल सर को याद करके, मलिक सर को याद करके, हमारे पुराने हेडमास्टर इसाक सर को याद करके मैं दुआ करता हूँ उनके लिए कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और जो हयात है उनकी उम्र लंबी करे, क्योंकि उन्होंने तालीम के साथ हमको तरबियत भी दी। कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, ये हम लोग को उन्होंने सिखाया भी है। तो साजिद सर देखिए, ये जो तनख्वाह की बात है ना, साजिद सर पिछले 3-4 महीनों से मेरे ऑफिस में आके कह रहे हैं कि ये इनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। आपको कहना था सोसाइटी में आए कह देते, यहाँ सब लोगों के सामने रुसवा करने की क्या जरूरत है? नहीं ना डॉक्टर साहब, ये अदालत है ना। और फिर अक्सर ना लास्ट टाइम डॉक्टर साहब एक माजरत के साथ कि अक्सर कुछ लोगों का इस तरह मानना रहता है, अरे इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं यार, क्या पढ़ा रहे टीचर्स, क्या कर रहे टीचर्स। नहीं, ये बात गलत है। टीचर्स जिनको बड़ी बड़ी तनख्वाह मिल रही है, मैं देखा हूँ वो बहुत मेहनत करते हैं। कुछ टीचर्स, कुछ नहीं, ज़्यादातर टीचर्स जो है वो यकीनन, मैं देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम, जो यहाँ की वीवर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसका चेयरमैन हूँ और ट्रेजरर भी हूँ सोसाइटी का। हर स्कूलों में मेरा आना जाना होता है। ख़ास तौर मेरा ताल्लुक हिसाब किताब से है, मगर इंग्लिश मीडियम में मैं अक्सर जाता हूँ और मैं इतना अच्छा उसका निज़ाम पाता हूँ कि मुझे रोज़ बड़ा रश आता है कि माशाअल्लाह मैं एक ऐसी स्कूल का चेयरमैन हूँ जहाँ पे सारा निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है। और कुछ सवाल? थैंक यू वेरी मच। देखिए अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इंग्लिश मीडियम के चेयरमैन हैं, लेकिन एज ए मैनेजमेंट डॉक्टर साहब, एज ए मैनेजमेंट ये देखने में आता है या शहर के अंदर हम ये महसूस करते हैं कि इंग्लिश मीडियम को छोड़कर बाकी मीडियम के स्कूल को चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस पर आपका क्या बोलना है? और जो उर्दू मीडियम है जिनके अपने बुनियाद हैं, जैसे आपने बिलाल सर का नाम लिया, मलिक सर का नाम लिया, ऐसे बहुत से, ये सब उर्दू मीडियम को पढ़ाने वाले असातिज़ा थे, लेकिन उसके बावजूद आज उर्दू मीडियम की हालत क्या होती जा रही है बनिस्बत इंग्लिश मीडियम के। आप चेयरमैन इंग्लिश मीडियम के, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप उर्दू मीडियम जो कम होता जा रहा है, इसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, मैनेजमेंट तो उसका मेजरमेंट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब जो बहुत एक्टिव है, आपको ही पता है, हम लोग पिछले 1 साल से इसी में मेहनत कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ किस तरह बढ़े। हमारे सिर्फ भिवंडी नहीं, उर्दू मीडियम के बहुत से स्कूलों में डिवीजन्स कम हो रहे हैं। हम लोग उसके लिए कोशिश करें, साजिद सर खुद उसमें शुमार रहते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़े। तो जब तक स्टूडेंट्स की तादाद नहीं बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कि हम लोग उसमें मेहनत नहीं कर सकते। आप भी कोशिश कीजिए। हाँ, हमारी तरफ से अगर कहीं कुछ गलतियाँ हो रही हो कि आप लोग को हम लोग पूरा सहूलत नहीं दे रहे या फिर कोई चीज़ें आपको मुहैया नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे हम लोग को हम तक पहुँचा सकते हैं। देखिए मैं बताता चलूँ कि आप चेयरमैन हैं इंग्लिश मीडियम के, लेकिन यकीन जानिए उर्दू मीडियम के लिए इतने फिक्रमंद होते हैं हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे डॉक्टर अनीस, कि हम लोगों की मीटिंग में अक्सर कहा जाता है कि सर उर्दू मीडियम के बच्चे कम नहीं होना चाहिए, उर्दू मीडियम का म्यार बढ़ाने के लिए आप बहुत सी इनकी गाइडलाइन हो हमारे पास आती है और हम सब उस पर अमल करते हैं सर। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह समझिया टिका हुआ है और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हम हमेशा इंग्लिश मीडियम के साथ टिक कर चलेंगे आगे तक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप समझिया की अदालत में हाजिर हुए। जोरदार तालियां डॉक्टर अनीस के लिए। अब अगला जो हमारा नाम आता है, मोहतरमा डॉक्टर शर्मीन, समझिया की अदालत में हाजिर हो। मोहतरमा डॉक्टर शर्मीन, प्रिंसिपल शादादम हाई स्कूल,
समझिए की अदालत में हाजिर हैं। शर्मीन मैडम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे लाए। और चूंकि अभी कुछ मेहमान हमारे बाकी हैं, इंशाल्लाह आधे घंटे में हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चूंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब के जो ओढ़नी डेस्क में आप बहुत लिखती हैं, हमारी जितनी खातून हैं यहाँ पर वो सब उसको पढ़ती हैं। यही आपकी एजुकेशन के ऊपर भी अच्छी खासी मालूमात है। तो आपसे एक सवाल ये है कि जो नई तालीमी पॉलिसी आ रही है, तो ये नई तालीमी पॉलिसी जो है वो असातिज़ा और तलबा के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, और अगर फ़ायदेमंद है तो किस तरह? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको टीचर्स डे की पुरखुलूस मुबारकबाद। और बहुत अच्छा सवाल किया है साजिद सर ने मुझसे कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो हमारे आ रही है, ये हमारे लिए 110% बहुत फ़ायदेमंद है। और ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि असातिज़ा के लिए भी। बच्चों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैसा है कि पहली बात तो जो तालीम देना है वो मादरी ज़बान में या इलाक़ाई ज़बान में तालीम देना। दूसरी बात, बहुत छोटी उम्र से बच्चों को जो स्किल डेवलपमेंट, अभी हमारी तालीम कैसी होती है, रिवायती अंदाज की जो क्लासरूम की तालीम होती है, तो वो रिवायती अंदाज की तालीम से हट कर एक मतलब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना, बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क देना, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट करना, वोकेशनल गाइडेंस का मतलब उसमें जो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो देना, ये तमाम चीज़ें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी है। इसके अलावा मौजू का इंतखाब बच्चों का मतलब अपने हिसाब से बच्चे मौजू का इंतखाब कर सकते हैं कि उनको कौन सा मौजू लेना है। इसके अलावा बहुत तकरीबन समझ लीजिए 6 साल से बच्चे अपना करियर का इंतखाब कर सकते हैं कि कौन से करियर का उनको स्टार्ट से किस करियर में जाना है। वरना अक्सर ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन तक तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें करना क्या रहता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और इसके अलावा सबसे अहम चीज़ जो है टेक्नोलॉजी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई है, वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी। अभी देखिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो वो ICT लैब्स वगैरह बहुत सारे स्कूल्स में गवर्नमेंट ने दिया है, और बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स मिल रहे हैं। मेरी स्कूल में भी मैंने लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ह्यूज अमाउंट का मतलब ICT लैब हमारे यहाँ पर बना है, और बच्चों से फैज़याब भी हो रहे हैं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा टीचर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि टीचर्स न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा 4 साल BEd का कोर्स, मतलब कि टीचर की ना सिर्फ बच्चों की हमाजहत नशोनुमा हो रही है बल्कि टीचर्स की भी हमाजहत नशोनुमा हो रही है। उसमें किस तरह से बच्चों को ट्रेन करना है, किस तरह से तालीम देना है। देखिए BEd जो करके आते हैं वो जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना, किस तरह से देखना है। 3 मिनट है आपके पास। ओके, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच। मैडम, एक दूसरा सवाल है आपसे, क्या आज तालीम निस्वा यानी लड़कियों के तालीम के बजाय तालीम मर्दा पर जोर देने की ज़रूरत है? और दूसरा उसके आगे, और लड़कियों के ज़्यादा पढ़ाने से ना लड़कियां ज़्यादा पढ़ने लिखने से इनको पढ़े लिखे शौहर नहीं मिलते, तो लड़कियों का एक बड़ा मसला है शादी का, कि वो पढ़ी लिखी हैं, उनको वैसे शौहर नहीं है। तो आपके नज़दीक असातिज़ा का इसमें क्या रोल होना चाहिए ये तालीम मर्दा को लेकर? देखिए, तालीम दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों को मियारी तालीम मिलना चाहिए। सिंफी बुनियाद पर ये इम्तियाज़ होना नहीं चाहिए। लेकिन आज जो सिनेरियो है, आसान हो रही है, रुक जाए, दोनों का हक है और दोनों को मियारी तालीम मिलना चाहिए। लेकिन आज जो सिनेरियो है उसके मुताबिक हमारे जो बच्चे हैं उनकी तालीम पे मतलब तवज्जो कम होती जा रही है वालिदैन की, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और वाकई आज ये जो मसले बता रहे हैं साजिद सर कि आज हमारे जो बच्चियां हैं वो पढ़ लिख ले रही हैं और काफ़ी एजुकेटेड हो जा रही हैं, और उनके अगर एक तवील बहस है कि क्यों दोनों में फ़र्क है, लेकिन उससे सरफ नज़र देखा जाए तो आज हमारी बच्चियां ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके लिए रिश्ते मिलने के लिए मुश्किल हो रही है। ये चीज़ें मेरे खुद ऑब्जर्वेशन में हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने बेहतरीन जवाब दिया।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम तमाम, जैसे शर्मीन मैडम से मैं बेटा आप तमाम को बताना चाहूँगा कि तालीम के किसी भी सवाल का अगर आपको जवाब चाहिए तो शर्मीन मैडम का नंबर आप लेना, उनसे बात कर लेना, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इत्मीनान दिलाएंगे, मुतमईन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अब उसके बाद हमारे जो अगले मेहमान हैं, मोहतरम फिरोज मेमन समझिए की अदालत में हाजिर हो। हमारे जो अगले मेहमान हैं मोहतरम फिरोज मेमन सर, द वॉइस न्यूज चैनल जो आप देखते हैं उसके ओनर हैं और बहुत अच्छे एंकर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज समझिया की अदालत में आप हाजिर हैं। सर मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम कहता हूँ आपको। हमारे सदर साहब आ चुके हैं, अभी तक मेन जो हमारे सदर साहब है वो फंसे हुए हैं सर। बहरहाल चूँकि फरोज मेमन हमारे स्कूल के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से प्रोग्राम को अपने चैनल पर कवरेज देते हैं, और हम लोगों के बहुत से मामलात में वो हमसे मशवरा करते हैं कि सर स्कूल के ये करना चाहिए या आप लोगों ने ये करना चाहिए। चूँकि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, ये पूरी भिवंडी की स्कूल घूमते हैं। आप डॉक्टर शकील यहाँ पर आए हुए सर, थैंक यू आप आए हुए। बहरहाल मेमन सर आपसे पहला सवाल है कि सर आप चूँकि सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, अक्सर देखने में आता है कि जब भी कोई हादसा होता है तो सोशल मीडिया उस हादसे को, कोई भी हादसा होता है तो सोशल मीडिया पहली फुर्सत में उस हादसे की जो नेगेटिविटी होती है वो पेश करता है। तो सर ऐसे में वो बच्चों को और असातिज़ा को पॉजिटिव पैगाम सोशल मीडिया के हजरत कैसे पहुँचाएं सर? सबसे पहले तो सभी को टीचर्स डे की पुरखुलूस मुबारकबाद, Thank हैप्पी you. टीचर्स डे। और सर जो आपका सवाल था उसको मैं थोड़ा सा वाजे करना चाहूँगा कि आपने पूछा कि कोई भी हादसा होता है, तो कोई भी हादसे से मुराद है कि रोड पे अगर एक्सीडेंट होता है या तो फिर कोई और एक इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं जैसे कि अभी हाल ही में हुआ बदलापुर वगैरह का, तो आप उसकी बात कर रहे हैं या तो फिर जो स्कूल से रिलेटेड कुछ हादसे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं? सर अक्सर क्या होता है आजकल जो रील्स बन रही है या तो स्कूल से हादसा होता है या मोहल्ले में कुछ हो गया या सपोज कर लो किसी के घर को झगड़ा हो गया, उसकी रील बना दिए, सोशल मीडिया में वायरल कर दिए, एक नेगेटिविटी पैदा करते हैं सर सोशल मीडिया के लोग ज़्यादातर। आप ऐसे नहीं है सर, लेकिन आपने उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कैसे हमारे असातिज़ा, हमारे बच्चे या मोहल्ले के लोग करें, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी उसके लिए तो सबसे पहले महाशय को समझ, जो समाज है हमारा, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि हर एक फर्द की जिम्मेदारी होती, चाहे फिर वो सोशल मीडिया से जुड़ा हो या तो फिर किसी और चीज़ से। चलिए सर प्लीज। जी जी जी, तो हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि अगर मैं कुछ चीज़ किसी के सामने पेश कर रहा हूँ तो इसके नतीजे क्या होंगे या इसके असरात क्या होंगे सामने वाले के ऊपर, और इसी को लेकर जो है वो अपनी चीज़ को पेश करें। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई हम एक न्यूज़ बना रहे हैं तो वो न्यूज़ का ये मुझे उस चीज़ की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये अगर मेरे चैनल पे जाती है या तो ये सोशल मीडिया पे जाती है तो इसको लोग किस तरह से लेंगे। तो ये जिम्मेदारी खुद एक जो अपलोड कर रहा है ये उसकी होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी तभी आती जब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे, जब लोग फुल एजुकेटेड हो गए, प्रॉपरली अगर क्वालिफाइड हो गए तो ही वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। अगर मतलब मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन आज इस तरह का माहौल हो गया है कि किसी के हाथ में एक कैमरा आ गया, माइक आ गया, तो वो अपने आप को जो है पत्रकार समझता है, और वो लोग जो है अपने आप को मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोल के करते हैं। तो यहाँ पे उनको ये समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है समाज को लेकर। थैंक यू वेरी मच सर। अब देखो सर, जैसे सोशल मीडिया की बात चली, जैसे आपने कहा कि कैमरा आ गया, माइक आ गया, वो एंकर बन जाता है, न्यूज़ चैनल शुरू कर देता है। सर बच्चे ना सर रील्स बहुत बना रहे हैं, क्या अंकल क्या आंटी, जिसको देखो जब हम अपने देखते हैं रील पे रील चल रही है, तो सर सोशल मीडिया का ना बहुत बैड इफेक्ट बच्चों पर पड़ रहा है सर। तो ऐसे में असातिज़ा अपने बच्चों को या समाज को कैसे सुधारे, क्या करें? ये तो बहुत ही मतलब अगर मैं कुछ बोलूँगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये हर एक घर की कहानी है, ये सिर्फ समाज की नहीं है, समाज से ही डाउनलोड होकर जो ये घर तक आती है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को सबसे पहले इसके अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि अपना फर्ज को अंजाम दे कि बच्चों से मोबाइल दूर करें। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जो असातिज़ा है, जो टीचर्स है, सॉरी मैं थोड़ा उर्दू मीडियम से नहीं हूँ, जो टीचर्स है, टीचर्स और पेरेंट्स की इस तरह से मीटिंग हो जिसके अंदर वो इस चीज़ को काउंसलिंग करें और रेगुलर बेसिस के ऊपर स्कूल के अंदर काउंसलिंग सेशन हो बच्चे के मोबाइल को लेकर या इन सारी हरकतों को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर, और उसमें पेरेंट्स को ही उतना ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए।
मतलब बच्चों से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आज पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें। अनलेस से अंतिल बच्चे के हाथ में पेरेंट्स मोबाइल नहीं देंगे तब तक कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमने देखा है कि 5 साल के बच्चे से लेके आज 15 साल के बच्चे सभी उसके अंदर मुब्तला है। तो कहीं ना कहीं और उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम तो है नहीं बच्चों के पास कि वो जाके खुद खरीद ले मोबाइल या तो खुद अपना रिचार्ज करा ले। तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिल रहा है पेरेंट्स की तरफ से। तो टीचर्स का काम है कि उनके पेरेंट्स को काउंसिल करें और वो काउंसिलिंग के अंदर जो ये समझाया जाए कि इसके नुकसान क्या है। और नुकसान सिर्फ एक दो नहीं है, हजारों नुकसान है जो ये समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू मिनोज सर। और सर एक सवाल अक्सर ये आता है, जैसे अभी आपको मैं खुशखबरी देना चाहूंगा कि द वॉइस जो आपका चैनल है, कोई भी भिवंडी में दुर्घटना होती है, कोई भी मामला होता है, तो सबसे पहले हम लोग द वॉइस चैनल को ढूंढते हैं क्योंकि द वॉइस जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत इंसाफ से काम ले रहा है सर। बहुत अच्छी आपकी न्यूज़ रहती है, लेकिन ऐसे जो बहुत से चैनल जो कैमरा लेकर खड़े हो गए हैं, ये न्यूज़ बना रहे हैं, तो हमारे बच्चों को सर आप बताएं कि जो फेक न्यूज़ होती है और जो रियल न्यूज़ होती है, आजकल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ भी दिखाई जाती है और रियल न्यूज़ भी है, तो हमारे बच्चे कैसे समझेंगे कि ये फेक न्यूज़ है? फेक न्यूज़ के लिए आपको 2-4 चीज़ों को पहले फैक्ट चेक करना पड़ता है। मतलब जैसे कि अगर व्हाट्सएप पे आपको डायरेक्ट कोई भी चैनल की न्यूज़ आ गई, कोई वीडियो आ गया, तो आप उसके ऊपर एतमाद ना कीजिए कि हाँ ये वीडियो, हाँ देखो सच में ऐसा हुआ है करके, है ना। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सर बैठे हैं हमारे साथ में, इन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया का आज जो है बहुत ज़्यादा ये है, उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। मतलब कोर्ट में भी अगर आप देखोगे ना तो जो प्रिंट मीडिया की जो कॉपी रहती है ना वो एडमिसिबल है। आप फुटेज, आप वीडियो फुटेज अगर आप किसी भी न्यूज़ चैनल का लेके जाओगे तो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन प्रिंट मीडिया की अगर आप कॉपी लेके जाओगे तो एडमिसिबल है, इसलिए क्योंकि वो एतमाद रखते हैं उसके ऊपर। तो अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो आप उसको चेक कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए कि ये कोई ट्रस्टेड कोई न्यूज़ चैनल है तो कोई ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है, उसकी वेबसाइट पे वो चीज़ें आई है कि नहीं आई है। क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा इतना फास्ट हो गया है कि वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, प्रिंट भले नेक्स्ट डे आता है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर जो है वो सेम डे या सेम आवर पे आ जाता है। तो अगर आप वहाँ पे 2-3 फैक्ट चेक करोगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा कि वाकई में ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो ये एक आसान तरीका है चेक करने का कि न्यूज़ फेक है कि फैक्ट है उसका। बच्चों समझ में आया आपको इस तरह का जवाब कि किस तरह हमने चेक करना? अक्सर होता है कि हमारे पास एक न्यूज़ आती है, हम बगैर सोचे समझे उस न्यूज़ को फौरन फॉरवर्ड करते हैं, हम उसको देखते भी नहीं। ये एक बात है कि बिना सोचे समझे आप उसको फॉरवर्ड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है किसी भी चीज़ को भी। सर एक तकरीर मुकाबले में हम लोग जज थे कल्याण के नेशनल स्कूल में, वहाँ पर एक अनुमान दिया गया था एक टॉपिक पर। अब वहाँ पर कुछ 20 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, मैं एज ए गेस्ट वहाँ पर था। आपको ताज्जुब होगा कि 12 बच्चों ने सेम तकरीर की, वो सबने नेट से निकाली हुई थी, सेम टू सेम वही शेर से शुरुआत जैसी होती है, हम मुस्कुराना चालू कर दिए, ये फिर हुई। तो आज के जो असातिज़ा हैं या जो बच्चे हैं सर, ये नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते बनिस्बत प्रिंट मीडिया को या दीगर किताबों से। तो हमने ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे गूगल से बाद में देखें, पहले वो अपनी घर की लाइब्रेरी तलाश करें? नहीं, इसके लिए तो हर स्कूल में एक लाइब्रेरी पीरियड होना चाहिए या हर क्लास में हर एक क्लास का एक न्यूज़पेपर रीडिंग या तो फिर लाइब्रेरी पीरियड होना चाहिए, जिसकी वजह से जो बच्चों को उसकी आदत हो। अगर लाइब्रेरी पीरियड अगर होगा डेली होना चाहिए, होगी ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार लाइब्रेरी पीरियड दे दिया। हम जिस तरह से मैथ्स को सीरियस लेते हैं, जिस तरह से साइंस को सीरियस लेते हैं, उसी तरह से रीडिंग को अगर सीरियस लेने लगे तो डेफिनेटली मैथ्स और साइंस तभी आएगा जब बच्चे रीड करना सीखेंगे। तो आज की तारीख में मैंने देखा है कि बच्चों को रीडिंग का, उर्दू मीडियम का तो मुझे हाल मालूम नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम का हाल बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को उन्हीं की टेक्स्ट बुक अगर आप रीड करने के लिए बोलेंगे तो वो रीड नहीं कर पाते। तो रीडिंग का भी जो है एक अगर आप पीरियड अगर आप डेली के बेसिस पे रखेंगे तो डेफिनेटली जो है इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप समझिए कि अदालत में हाजिर थे बच्चों से, जिस सर ने बताया द वॉइस चैनल के जरिए, तो आप भी द वॉइस चैनल देखें, बहुत से वहाँ पर रियल वीडियोस हैं, फेक वीडियोस वहाँ पर नहीं। और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। अब उसके बाद समझिए कि अदालत में अगला जो नाम है मोहतरम कारी मुसद्दिक समझिए की अदालत में हाजिर हो। उसके बाद हमारे जो अगले मेहमान हैं मोहतरम कारी मुसद्दिक साहब हमारे आज समझिया की अदालत में इल्मी बहस और मुबाहिसे में हिस्सा ले रहे हैं। हमने आपको सर माजरत के साथ बहुत देर तक बैठाया, आपका बहुत कीमती वक्त है, लेकिन चूंकि बच्चे और इतना इन्वॉल्व है प्रोग्राम में, आप समझें, तो इसके लिए सर आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसत मुअल्लिम भेजे गए,
पूरी दुनिया जानती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर बनाकर भेजे गए, लेकिन आज के असातिज़ा इस पर क्या मुकम्मल उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं? इसके लिए आपकी जानिब से क्या काम असातिज़ा ने करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तालीम के ताल्लुक से बहुत सारे सवाल हुए। ये जो सवाल आपने कहा है ना, ये इनफरादी मामला है, लेकिन मुझे अरबी का एक मक़ूला याद आया कि जो टीचर हजरात हैं सब, और मैं भी तकरीबन 6 साल तक मिल्लत स्कूल जोगेश्वरी में टीचर के फ़राइज़ अंजाम दे चुका हूँ, तो मुझे मक़ूला याद आया कि मन सआ फिल खैर फसायुहु मशकूरा, कि जो शख्स भलाई के काम में कोशिश करता है उसकी कोशिशों को सराहना चाहिए। हर एक की सलाहियत अलग अलग होती है, अंदाज अलग अलग होता है, लेकिन हमारी निस्बत चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है, और ये जो तालीम व तदरीस का जो ये मनसब है, इतना आला और अरफा मनसब है कि हमें नबवी उन तमाम औसाफ और कमालात को सीखने और समझने और इशाअत करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों को हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अपने इल्म में कमाल हासिल करना चाहिए। मतलब क्या कि जो फ़न और जो मज़मून आपको दिया गया है, उस मज़मून को कमा हक़्क़हू मुख्तलिफ़ किताबों को देखकर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी सलाहियत में इजाफ़ा करना चाहिए। वक्त की किल्लत है, मैं कुछ नुक्ते आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने इल्म में कमाल हासिल कीजिए, अपनी ज़ुबान को फसीह बनाएं, जिसे कहते हैं फसीहुल लिसान होना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ास वक्त था कि आप जवामिउल कलिम थे, बात थोड़ी होती थी, मतालिब और मफ़ाहीम की कसरत होती थी, बात आप मुख्तसर कहते थे और मानी और मतालिब के अंबार लग जाया करते थे। हमारी ज़ुबान फसीह होना चाहिए। स्टाफ रूम में हम अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं और इसकी आदी होने की वजह से क्लासरूम में बच्चों के सामने ना चाहते हुए भी वो ज़ुबान बोल लेते हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ। हाँ, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ हल्का सा कि एक मरतबा अचानक प्रिंसिपल साहब ने हम लोगों को अपने ऑफिस में तलब किया और कहा कि आज 10वीं क्लास में एक उस्ताद ने एक तालिब इल्म ने ऐसी बात कह दी है जो पूरे कैंपस को उसने हिला दिया। हम लोग सर जोड़कर बैठे कि क्या बात है, तो सर ने बताया कि एक 10वीं के तालिब इल्म ने, जबकि बड़ा अच्छा माहौल था मिल्लत का, एक 10वीं के तालिब इल्म ने अचानक सवाल किया कि सर मैं खुलकर बात कर रहा हूँ सर, बुरा न लगे। नहीं, आप करें प्लीज। 10वीं के तालिब इल्म ने सवाल किया कि सर आपकी जीएफ कैसी है, आपकी जीएफ का क्या नाम है? बात समझ रहे हैं ना, आपकी जीएफ कैसे दिखती है, उसका नाम क्या है? ये बात होते होते प्रिंसिपल तक आई। हम लोगों ने सर जोड़कर ये बात तय की कि ये बच्चे की हिम्मत इस सवाल करने की इस बुनियाद पर हुई है कि सर ने भी ज़रूर उससे पूछा होगा या क्लास में किसी से पूछा होगा। बिलाखिर तहकीक हुई तो पता ये चला कि सर अपना सब्जेक्ट छोड़कर इस सब्जेक्ट पर गुफ्तगू कर रहे थे और तालिब इल्म ने ऐसी घिनौनी हरकत की। तो तालिब इल्म के सामने फसीह व लिसान होना चाहिए, खुश गुफ्तार होना चाहिए और इल्म का हरीस बनाने के लिए हमें पोशा होना चाहिए। अपने अंदर भी इल्म की हिर्स होना चाहिए और तालिब इल्म को भी उसका हरीस बनाना चाहिए। अगर हमारे अंदर कमाल होगा तो हमारा शागिर्द भी बाकमाल होगा। हम बेकमाल होंगे तो शागिर्द भी नाअहल बनेगा और बहुत सारी बातें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, अभी जैसे कारी मुस्तदिक साहब ने कहा कि भाई इनके कैंपस में इस तरह का एक वाक़या हुआ, आपको मैं बताऊं, हमारे मुस्तकीम सर यहाँ अभी बैठे थे, हम लोग सब हमारे स्टाफ ऑफिस में बैठे हुए थे। अक्सर वालिदैन को बुलाया जाता है, तो एक बच्ची थी जिसके पेरेंट्स या नहीं आते थे, उनको हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया
कि भाई आपका भाई है छोटा, ये आता नहीं है, क्या वजह है, तो उसको हमने बुलाया। तो उसके साथ में एक बहुत अजीब सा आदमी साथ में खड़ा था। नियाज सर हमारे कहाँ हैं? वो भी वहीं मौजूद, हम सब मौजूद थे। तो मैंने बोला भाई ये कौन है? तो बोले भाई मेरा BA पे है। तो मैं हैरान, क्या है? मैं बोले ये सर मेरा BA पे है। तो मैं परेशान, मैंने यार क्या बोली, क्या कुछ है? मैं समझा ही, मेरा जहनी वहां तक नहीं गया। तो वहां पर नियाज सर और मुस्तकीम सर का बहुत से लेडी के वो लोग सर ये बोल रहे कि मेरा ये बॉयफ्रेंड है। मैं वहीं से बोला तेरे BA का अभी लेके बिहार के इसके अब्बा को लेकर आ। तो इसमें जवाब मिल जाए कि इल्म में कुदरत भी है, लज्जत भी है। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं, अपना सवाल। दूसरी बात कि अगर कुरान और हदीस के हवाले से बात करूं तो मुझे याद आता है कि बहुत सारी कुतुब अहादीस में ये वाक़या दर्ज है कि मशहूर सहाबी सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शागिर्द थे, इकरमा, ताबेई थे। हज़रत इकरमा के बारे में लिखा है कि जब वो मेहनत करने लगे तो फिर एक मकाम हासिल करने के लिए अब्दुल्ला बिन अब्बास ने चाहा कि उन पर और जद्दोजहद की जाए, तो आपके पैरों में बेड़ियां लगा दिया करते थे, जंजीर से बांध दिया करते थे, और उसके बाद आपको तालीम दिया करते थे। इससे पता चला कि ज़रूरत पड़े तो कोई एक सज़ा मुख्तस होनी चाहिए। आपको पता है कितनी मशहूर रिवायत है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म करो, जब 10 साल की उम्र को पहुंचे तो मारो, लेकिन मारने में मियाना नहीं होना चाहिए, एतदाल। शरीयत हमेशा एतदाल की बात करता है, हद तजावुज़ी की बात नहीं करता है। नहीं मारने कभी नुकसान है और ज़्यादा मारने कभी नुकसान है। बीच की राह अपना कर ऐसी सज़ा दे कि आप उस सज़ा ये हमें आपको तय करना चाहिए। आज जिन मदारिस में माना जाता है हम तो ऐसी चीज़ों की मजम्मत करते हैं, और जिन इदारों में नहीं माना जाता उन्हें पहला फुसलाकर आगे बढ़ाया जाता है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। बीच की राह अपनाइए, हमारा माशरा और समाज इंशाअल्लाह ऐसे बच्चों को जन्म देगा जिसके लिए हमारी मुस्तकबिल में जरूरत है। थैंक यू। किसी शायर ने किसी मौके पे कहा था कि इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, और इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक दे, वरना ये वो शय है जो शैतान बना देता है। बहरहाल थैंक यू वेरी मच कारी साहब, आप हमारी इस अदालत में। अब उसके बाद हमारी आखिरी मेहमान एक बची है। थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां कारी मुसद्दिक सर के लिए। हमारे पास सवालात बहुत हैं लेकिन चूंकि वक्त कम है हमारे पास। अब उसके बाद हमारी जो आखिरी आज की गेस्ट है, हमारे इस मुल्जिम की जो कटघरे की जो मेहमान है, मैं चाहूंगा मोहतरमा एडवोकेट अलसबा समदिया की अदालत में हाजिर हो। मोहतरमा एडवोकेट अलसबा समदिया की अदालत में हाजिर है। मैडम वेलकम आपका, आप समदिया से पढ़ी हुई है, इसके लिए मुबारकबाद। बच्चों ये अपनी स्कूल से जोरदार तालियां। चूंकि आप एडवोकेट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म से, इल्म के मैदान में आप बहुत सा काम कर रही है, जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन के अंदर से बहुत सी बातें आज हमारे सामने आई। अक्सर ऐसा देखने में आता है मैडम कि जो लड़कियां हैं ना, ये एडवोकेट नहीं बनती। अक्सर देखने में आता है कि घर वाले ना लड़कियों को एडवोकेट नहीं बनाते हैं। अरे बोले वो जज में कोर्ट में जाएगी, कैसे क्या करेगी, बहुत से मामला है वालिदैन के सामने। तो ऐसे में आप असातिज़ा को और पेरेंट्स को क्या पैगाम देंगे कि लड़कियां इस फील्ड में भी आगे आए और कमाल हासिल करें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ समदिया की अदालत में मुझे मेहमान बुलाने के लिए। कोर्ट में तो हम रोज़ ही जाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि विटनेस बॉक्स में ऐसा मेहमान आए हैं। थैंक यू सर। सर का जो सवाल है कि लड़कियों को एडवोकेट बनाने से पेरेंट्स कतराते हैं, क्यों कतराते हैं, ये काफ़ी अहम सवाल है। इसके पीछे बहुत सी वजह है, जैसे लड़कियों की सेफ्टी की वजह है। पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर वकील बनेगी, कोर्ट में जाएगी, क्रिमिनल केसेस देखेगी तो वो सेफ नहीं है। और
फाइनेंशियल वजह होती है, सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये वजह के मतलब ये वजह को रुकाने के लिए, मतलब ये सोच को चेंज करने के लिए एक टीचर और एक पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं टीचर्स के बारे में बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम जब बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं, लेकिन वो स्कूल जाता है, स्कूल में जो सीखता है तो उसको सिखाने वाले असातिज़ा होते हैं। तो एक टीचर ही है जो बच्चों को लीगल प्रोफेशन के बारे में बताए, क्या इम्पोर्टेंस है लीगल प्रोफेशन की वो बताए। और वो किस तरह से बता सकते हैं, जो जैसे कि स्कूल है, मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, वो करियर गाइडेंस लेक्चर अरेंज करें, कोई रोल मॉडल, कोई एडवोकेट है, कोई लेडी एडवोकेट है, उसको इनवाइट करके एज अ रोल मॉडल स्टूडेंट के सामने पेश करें कि आप भी बच्चों पढ़कर ऐसा बन सकते हैं कि जो थिंकिंग है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी एनजीओ भी है जो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, गाइडेंस प्रोग्राम ये अरेंज करती है। मोस्टली हमारे जो भिवंडी बार एसोसिएशन है उसमें भी एक लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो हम भी बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज करते हैं और वहाँ जाकर वहाँ पेरेंट्स को ये बताते हैं कि ये जो गलतफहमी ये खत्म करें। लॉ एक रिस्पेक्टेड, सेफ एंड नोबल प्रोफेशन है, वहाँ लड़कियाँ सेफ भी हैं और ऐसा नहीं है कि लड़कियां वकील बनेगी तो कोई बुराई है, उसका रिश्ता नहीं लगेगा। सबसे मेन पहले थिंकिंग जो आती है ना पेरेंट्स के माइंड में कि अगर ये वकील बनेगी तो इसका रिश्ता ही नहीं होगा, जनरली ये थिंकिंग आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बच्ची पढ़ती है ना तो एक पूरा मतलब खानदान पढ़ता है, शहर पढ़ता है और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने कहा कि लड़की पढ़ती है तो रिश्ते का मसला है, तो ये अंजुम मिस बैठे हुए हैं, हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो वहाँ पर उस लड़की का एक रिश्ता वकील से आया। अंजुम ने भी कहा बहुत अच्छा है, मैंने भी कहा बहुत अच्छा है, वकील है, लेकिन वो लड़की के वालिद ने फौरन क्या कहा मालूम है, यार वकील लोग बहुत झूठ बात करते हैं, मैं अपनी लड़की को वो नहीं दूंगा, कौन जहन्नम में भेजे। तो क्या वकील लोग झूठ बोलते हैं क्या? सर जो ना ऐसा नहीं है, ये सब हमारी थिंकिंग। मैंने भी सुना है, मैं भी जब स्टूडेंट थी मेरे माइंड में नहीं था कि मैं वकील बनूंगी, लेकिन कुछ ज़रूरी बात मेरे सामने ऐसा है कि मैं वकील बनना चाहती थी और अल्हम्दुलिल्लाह बनी। तो ये सोच ना रहे कि वकील झूठा होता है। नहीं, दरअसल वकील जो होता है ना बड़ा चालाक होता है, उसको अपने मकसद के लिए कैसे जाना है ना, वो मुद्दा वहाँ पे लाता है, घुमा फिरा के वहाँ लेकर आता है। ये ऐसा देखने में हम लोग भी क्या आया हुआ है। यहाँ सर हमारे सीनियर वकील यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल अच्छा, हाँ एक और खास बात बताऊँ कि हमारे जो सेक्रेटरी है खीप भाई, ये भी एडवोकेट है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई प्रैक्टिस भी नहीं है। बहरहाल कि आज की अदालत में मैडम वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, आपने अच्छे जवाब दिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। और अगर आप आ सकती हैं, हाँ यस बोलिए जी। जाते जाते एक मतलब कुछ अशार बोलना चाहूँगी। जी बोलिए। हाँ ज़रूर, सबकी इजाज़त है। तूफान रुके रुके है लश्कर, तूफान रुके रुके है लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं, तख्त झुके झुकी सियासत, तख्त झुके झुकी सियासत, तालीम कहीं भी झुकी नहीं। थैंक यू। क्योंकि वकील थी तो एक सीनियर वकील को ये नागवार गुजरा कि जूनियर से सवाल पूछ रहे थे, नियाज सर ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहूँगा। सर प्लीज बोलिए आप। With the permission of I want to message to all students, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ सारे लेडीज स्टूडेंट है, तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप पढ़िए, तालीम हासिल करिए, क्योंकि तालीम हर जिंदगी की हर राह पर आपको काम आएगी। और अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो उससे क्या होगा कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और अगर किसी को भी कोई भी वकील बनने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे पास से ले सकते हैं। जब
मेरी शादी का रिश्ता तय होने वाला था। सर कितने साल पुरानी बात है ये? 48 साल। अरे वाह, 48 साल। तो मेरे जो ससुर जी थे उनका ये रुझान था कि हम वकील को नहीं देंगे अपनी बेटी का रिश्ता। लेकिन उस वक्त इत्तेफाक ऐसा था कि मैं LLB कर रहा था और ये बात किसी को मालूम नहीं। मेरी शादी हो गई, उस वक्त मैं LLB के सेकेंड ईयर में था और शादी होने के बाद फिर मैं वकील बन गया। तो वो जो उनकी बात थी, उन्होंने बस जब बाद में जब देखा कि वकील बहुत काम का है, आगे कर रहा है, तो खुश हुए। इसलिए ऐसा नहीं है कि वकील बनने से कोई नुकसान है या रिश्ता नहीं होता है। नहीं सर, वो शेर बड़ा फेमस है ना, अक्सर लोग गुनगुनाते हैं वकील को देख के कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो हम भी साहिब औलाद हो गए। जी, बहरहाल आज की जो बहस है अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद सर कटरे में हाजिर हो। नाइंसाफी हो जाएगी सर। आपने बहुत सवाल किए हैं। आपसे मेरा एक सवाल है जिसका अगर जवाब आपने एक लफ्ज में दिया तो आगे मैं सवाल नहीं करूँगा, और आपने इनकार किया तो फिर मुझे दूसरा सवाल करना पड़ेगा। सर, आप बहैसियत हेड मास्टर समझिया स्कूल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और आपके साथ तकरीबन 100 स्टाफ है जो आपके मातहत काम कर रहे हैं और तकरीबन 2300 बच्चे हैं जिस पर आपका कंट्रोल है। क्या ऐसी भी कोई शख्सियत है जो आप पर हावी है और आप पर कंट्रोल करता है? वाइट जवाब है, तालियां बजाइए। मतलब कि सही हूँ मैं। जी, यहाँ जितने लोग बैठे ना सबका एक ही जवाब जो मैंने दिया हुआ है। सिराज साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि असल मुजरिम को कटहरे में खड़ा किए। बहरहाल उनसे एक सवाल ये दिल महसूस करता है, अक्सर मेरा इस पर उर्दू की महफूल है और शहर के अच्छे मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ पे हाजिर हैं, उनके सामने साजिद सर से एक सवाल मैं ये करता हूँ कि उर्दू नहीं फंसाऊँगा नहीं सर, उर्दू स्कूल है, उर्दू में जो भी बातें होती है और उर्दू में बहुत सारे लफ्ज़ अब इंग्लिश में बोले जाने लगे, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा एक सवाल ये कि जैसे उर्दू में इंग्लिश आते जा रही है और उसी तरह भिवंडी के अपने शहर में आप यहाँ समत नगर से निकलोगे, मुस्लिम इलाकों से निकलते चले जाओ, आप बागी यूसुफ तक चले जाओ, ढाबों पे चले जाओ, वहाँ पर आपको उर्दू नदारित कोई बोर्ड आपको उर्दू में नहीं मिलेगा। इसका सिद्ध बात कैसे होगा, क्या होगा, इसका सवाल कीजिए। देखिए शहीद भाई का सवाल है कि भाई उर्दू की जो नापैद होते जा रही है, ख़त्म होते जा रही है। मैं बताता चलूँ कि इरफान फ़कीर साहब के साथ जो अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, हम लोगों के साथ अक्सर उनकी इस तरह की इल्मी गुफ्तगू होती थी। तो वहाँ पर एक बार हम बैठे हुए थे उनके साथ, तो ये बात निकली कि यार उर्दू को कैसे बचाया जाए। इरफान फ़कीर बहुत मजे हुए आदमी थे सर, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि किसी का बाप भी उर्दू को मरने से रोक नहीं सकता। उनका जुमला था, ये जुमला था कि किसी का बाप भी उर्दू को ख़त्म होने से रोक नहीं सकता। तो मैं बोला सर वजह बताएं आप। तो इरफान फ़कीर ने कहा था कि सर किसी ज़माने में इब्रानी अपने उरूज पर थी, आज है ख़त्म हो गई। किसी ज़माने में संस्कृत अपने उरूज पर थी, पूरे दुनिया में संस्कृत बोली जाती थी, आज है ख़त्म हो गई। ऐसी कितनी ज़बानों के उन्होंने मिसाल दी और कहा कि जो ज़बानें आती हैं कुछ साल, कुछ 100 साल 200 साल हुकूमत करती है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो उनके उस जुमले के बाद से हमको एहसास हुआ कि हकीकत है ये कि आज से लेकर 100 साल बाद हो सकता है उर्दू भी ख़त्म हो जाए। ये अटल हकीकत है जो हमको मानना चाहिए। बहरहाल चूँकि हम उर्दू की रोटी खाते हैं, उर्दू से जुड़े हुए हैं, तो हमने ये कोशिश करनी चाहिए हमारे दुकानों पर
बीच में देखो अपने जोधपुर के अंदर एक मोर्चा निकला था कि जिसकी भी दुकान पर हिंदी में नहीं लिखा हो, उन लोगों ने वहां पर उसको तोड़ना शुरू कर दिया था बोर्ड्स को। और चूंकि रवि सर भी यहाँ मौजूद हैं, रुखसाना का है, ये सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन आज भी ये सब उर्दू के साथ रहते हैं। तो असातिज़ा ने या बच्चों ने या समाज के वो पर जिनके पास अगर उर्दू को परवान चढ़ने का कोई भी एक भी जरिया अगर है, जैसा अगर स्कूल है तो हमने उर्दू में बोर्ड लिखा दिया, हम वहाँ के जिम्मेदार हैं। इंग्लिश में लिखाना बाकी बात थी, वो भी हमने लिखाया। अब अगर हमारे पास दुकान है तो दुकान पर जहां हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, मराठी में लिख रहे हैं, एक छोटा सा हमने उर्दू में लिखना चाहिए। हमारे पास कोई गाना है, हम गाने में एक छोटा सा उर्दू पे लिख दें। बहरहाल जो जिस जगह है वो अपनी जगह आफताब है और हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए कि ज़बान जिंदा रहे, कायम रहे। लेकिन आजकल हकीकत ये है कि ज़बान मरेगी जरूर, लेकिन जब तक हम उसको जिंदा रखना चाहें हम रख सकते हैं। अगर हमने अभी जैसे ये टेबल है, अभी टेबल इतना राइज है ना सर कि अगर मैं इसको कहूँगा ना एक तख्ता लेकर आओ तो बच्चा परेशान है, सर क्या मंगा रहे हैं, कौन सा तख्ता मंगा रहे हैं, ये टेबल है। समझ में आ गया? ऐसे बहुत सी चीज है। अभी जैसे ब्लैक बोर्ड, समझे, तख्ता सिया। अब तख्ता सिया में बोलूंगा तो जो ऑब्जर्वेशन करने आए ना वो परेशान रहेंगे, यार ये सर क्या पढ़ा रहे, तख्ता सिया क्या है। तो ब्लैक बोर्ड इतना कॉमन हो चुका है। और जबान की सर ये खूबी है, खासतौर पर उर्दू की खूबी है कि उर्दू ने बाकी जबान को अपना लिया सर, ये उर्दू की खूबी है सर। ये जो शीरीनी कहलाती है ना उसी वजह से कहलाती है। हाँ जी, अब देखिए हमारे यूसुफ रमजान कोर्ट कचहरी से बड़े जुड़े हुए हैं और जी, और देखिए सी नहीं शायद चाहिए मैं गया मेरे कान में 10 बरस के बाद आज मरवाड़ा से बात किया मैंने, वो भी वो आज मेरे कान में आवाज गूंज रही है। इतनी अच्छी और इतनी मीठी जबान में, इतनी मीठी जबान है। उर्दू जबान सीधी कड़ी ने आज तो मैं कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इसी को भी आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ मैं। सर एक सवाल सर, जस्ट सर 1 मिनट में और लूंगा कि मैं दिल्ली गया हुआ था, दृष्टि में मेरा बेटा पढ़ता है, वहां पर जो उनके जो विकास सर हैं बहुत पॉपुलर है, उनके अंडर में तकरीबन 35 कलेक्टर बन चुके हैं रवि सर। मैं उनसे बात कर रहा था तो वहां पर ऐसी बात चली कि उर्दू, ठीक है मैं बहुत अच्छी उर्दू बोल रहा था, उनकी नज़र में हो सकता है मैं इतना अच्छा उर्दू नहीं बोल सकता हूँ, तो उन्होंने कहा सर आपकी उर्दू बहुत अच्छी है और आप बहुत शाइस्तगी से बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैं महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में उर्दू का एक आला मुकाम है, अच्छा मुकाम है। तो उन्होंने कहा कि सर उर्दू के ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहते हैं, अब उर्दू क्या है, ख़त्म होगी, जिंदा है क्या, कैसा क्या। मैंने सर अब पता नहीं, आपके अंडर में 25 कलेक्टर बन चुके हैं उनके अंडर में। उन्होंने कहा कि सर अगर आज उर्दू को किसी ने जिंदा रखा है ना तो वो शाहरुख खान ने रखा है, सलमान खान ने रखा है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उर्दू को जिंदा रखा है, नहीं तो उर्दू मर जाती। ये उनका मानना था। सही बात। हाँ वो और हाँ देखो अभी रवि सर ने मुझको याद दिलाया कि जो नॉर्थ साइड के जो बच्चे हैं जो आईपीएस करेक्ट करते हैं, आईएएस करेक्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों का एक सब्जेक्ट उर्दू है। ये बड़ा ताज्जुब की बात आपको। बहरहाल ये जितने भी प्रिंसिपल हैं मैं आपको बताता चलूं कि बेहतरीन उर्दू का इस्तेमाल है। हमने गोल्डन जुबली, जो गोल्डन जुबली हमने मनाई हुई थी, हमने जो एक प्रोग्राम रखा हुआ था उर्दू का, उसमें एक अपने जावेद अख्तर के जो पीए आए हुए थे, जो सारंगी पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि साजिद मुझको बता रहता मैं उसको बुलाता। उन्होंने एक सेमिनार रखा हुआ था कि उर्दू क्या है और फिल्म इंडस्ट्री ने उर्दू को किस मुकाम पर पहुंचाया। तो बहरहाल शहीद सर का जो यही जवाब था कि उर्दू के जितने भी मतवाले हैं कहीं ना कहीं हम उर्दू बोलें, उर्दू लिखें, उर्दू पढ़ें, साइन बोर्ड पर उर्दू का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अब जज साहब से पहले मैं चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी एडवोकेट खीप नियाज मोमिन सर को दावत देता। सर प्लीज़ आप ऊपर आए, यहाँ पर बैठ जाएं ताकि हमारा जो ये जो यूट्यूब चैनल है सर इसकी अब जीनत बने सर, प्लीज़ सर। और सिराज भाई, चूँकि हमारे जो सदर साहब हैं जो आज के जज थे वो अभी तक फंसे हुए हैं, इससे आप अंदाज लगाओ हमने कैसे लीडर को चुनना है। अभी तक उनकी गाड़ी फंसी हुई है, 2 घंटे हो गए, कुतुबुद्दीन शायद उनके उसमें है,
बहरहाल मैं यहाँ पर आए हुए जितने भी हैं शाइस्ता में सभी शुक्रिया अदा करेंगी। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आज जो हमारे जो जज हैं जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से आज के जज के प्राइज अंजाम दिए, हमारी ही मैनेजमेंट के सिराज मोमिन सर, मैं चाहूँगा सिराज भाई आप मुख्तसरन इज़हार ख्याल फरमाएं। आप जो आपको महसूस हो बोल दें ज़रा। ठीक भाई को पहले बोल दें फिर बोले। ठीक भाई आप पहले ज़रा दो बात बोल देते। अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी एंड मैनेजमेंट मैं सभी टीचरों को टीचर्स डे का मुबारकबाद देता हूँ। और थोड़ा सी सर मैं एक चीज़ बताते कि उर्दू के ताल्लुक से जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, वैसे अपने को भी ये चीज़ पे गौर करना चाहिए, उर्दू बचाओ उर्दू पढ़ाओ। वाकई में उर्दू जो है डे बाई डे, इवन हमारे भी जो 3 अदारे 4 अदारे हैं, समझिए हाई स्कूल जूनियर कॉलेज, रागिया हाई स्कूल जूनियर कॉलेज और शकूर प्राइमरी स्कूल, सकीना प्री प्राइमरी स्कूल, तो हर साल एडमिशन कम होते जा रहे हैं। तो हम इस 2 साल से मैं साजिद सर और हमारे राबिया स्कूल की जो प्रिंसिपल है, हम सेमी इंग्लिश का बहुत उस पर ध्यान दे रहे थे। तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह सेमी इंग्लिश शुरू भी हो गया। तो उर्दू मीडियम डे बाई डे वाकई में कम होते जा रहे हैं। ठीक है, मेरा ये मैसेज है यहाँ कुतुबुद्दीन साहब भी है, मैं इससे पहले भी आपको ये बात बोल चुका हूँ मैं सर कि इसके बारे में आर्टिकल आप लिखो कि उर्दू बचाओ उर्दू पढ़ाओ। और हम सबको भी यहाँ भी टीचर्स है और भी प्रिंसिपल है यहाँ दूसरे अदारों के, ये बारे में गौर करो। उर्दू अपनी एक अपने मुसलमान कौम की एक अच्छी लैंग्वेज है जो उस पर गौर करना चाहिए। बस ज़्यादा नहीं लूँगा, टाइम बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अब उसके बाद आखिरी जो खुतबा होता है, आसिम कैसे बुलाओगे इनको? जज हाजिर हो तो इसलिए डायरेक्ट इनको बुला लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को जो आज एक मौका दिया कि मैं सबक गुजार हूँ सबको वो करता हूँ कि और सबको मैं जमानत दे रहा हूँ, स्टूडेंट को, टीचर को और मेहमानों को। और नूरी साहब को मैं एक लक़ब देता हूँ, ये जर्नलिस्ट साफ़ी नहीं है, इनका नाम चिराग है, चिराग से रोशनी होती है। और हमारे रवि साहब हैं, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं तो मैं उसका दूसरा नाम देता हूँ रवि साहब। और हमारे साहब हैं, ये भी मीडिया से अच्छी खबर पहुँचाते हैं। हमारे मौलाना साहब, इन्होंने हमारे उसमें जागृति लाई है, बेदारी मुहिम चलाई है। हमारा वोट का मकसद क्या है, तो मैं उसके भी मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारी सोशल वर्कर हैं, इनका मेरा ताल्लुक बहुत पुराना, उनको याद नहीं है। उनका बच्चा बड़ा छोटा था जब नेशनल में एडमिशन, हॉली मेरी में एडमिशन नहीं होता था, तो उन्होंने उनके थे, मेरा ताल्लुक था, तो वहाँ मैंने एक एप्लीकेशन दे के एक फॉर्म मंगाया, उनका बच्चा वहाँ गया। अरे हमारी वकील साहिबा है, ये मैसेज दे रही है, हमारी ये भी एक हम साया है, ये भी एक स्कूल चलाती है, तो हमारे को भी आप कुछ मशवरा दें और कुछ लें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबों को मैं जमानत दे रहा हूँ 1 साल के लिए, फिर हाजिर होना 1 साल के बाद, स्टूडेंट, असातिज़ा और मेहमान। शुक्रिया आए मेहमानों को। और शुक्रिया। देखो बेटा, हमने ये प्रोग्राम ना फर्स्ट टाइम किया हुआ था और ये अंदाजा नहीं था कैसा होगा, क्योंकि स्कूल में ठीक भाई ने कहा कि सर करना है, बस अर्जेंट करें, एक दिन के टाइम में जो भी कमी ज्यादती होगी, लेकिन इसको अब हम फर्स्ट सेशन करेंगे इंशाल्लाह, आइंदा साल सेकंड सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। सॉरी। आज आप तमाम अपनी याददाश्त में एक ऐसी अदालत को महफूज कर लें जिसमें तमाम जो है मुअज़्ज़िज़ीन को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जा रहा है। मैं यहाँ पर हर एक का फर्दन शुक्रिया ना अदा करते हुए बस इस शेर का सहारा ले रही हूँ। शुक्रिया करम नवाजिश तशरीफ़ लाने का, हमें शुक्रिया का मौका दिया तशरीफ़ फरमाकर। आए हुए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बच्चियाँ जो है वो खामोशी से अपने घर की तरफ सीधा रवाना हो जाए। इफ्तिताह होना है। तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि
स्पोर्ट्स रूम की तरफ तशरीफ ले चलें, उसके इफ्तिताह भी समझिए कि टीचर्स से बच्चे बेटा जो रूम नंबर 10 है हमारा 10 नंबर का, वहां पर हमारा स्पोर्ट्स रूम का आज इनॉग्रेशन है। शकील साहब वहीं आपको जाना, खुर्रम भाई, तारिक भाई, हमारे आज के जो हमारे सेक्रेटरी एडवोकेट खीप नियाज मोमिन की जानिब से डॉक्टर अनीस हमारे स्पोर्ट्स रूम का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। फिर उसके बाद मेहमान यहाँ से जोराना करके जाए, खाना खा कर जाए।